हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस एनालिसिस में मैं आपको डिफरेंट आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से आइडिया से क्वेश्चन बन सकता है प्री में, मेंस में किस तरीके की चीज़ें पूछे जा सकती हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है बेस्ड है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके मुताबिक है। सेकेंडली, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री के और मेंस के, उसमें जो भी क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, जो ट्रेंड रहा है पूछने का, तो उस लिहाज से मैं चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जो भी क्लासेस की जाएंगी वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी। रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस, और उसी के साथ आपको 1-on-1 मेंटरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे, और रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, इससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, ब्रेकिंग द कोल टेबो। तो अभी आपका जो कोल है ये आपका क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है या फिर एक मिनरल है जो आपके बीनीथ द अर्थ पाया जाता है, जिसको सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है स्पेशली टू एक्वायर एनर्जी। तो स्पेशली आज के समय पे अगर आप देखें आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो कोल का इस्तेमाल आपके पहले ट्रेन चलाने में होती थी, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अभी होती है। तो अभी जो कोल का इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी जो कोल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग है। इससे जो पोल्यूशन है या फिर जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या है कि अभी हमारे जैसे देशों के लिए, इंडिया या फिर अदर डेवलपिंग नेशन के लिए, जो राइजिंग एनर्जी डिमांड है उसको मीट करने का सबसे सस्ता और टिकाऊ तरीका है कोल फायर्ड पावर प्लांट। लेकिन अगर इसके ऊपर हम रिलाई करते रहे तो इससे क्या होगा, जो आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो हमारा डील है, टारगेट है कि जो टेम्परेचर है उसको बिलो रखना है 1.5 डिग्री के, तो वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अभी इसमें एक मुद्दा ऐसा हो जाता है कि हम एनर्जी में भी हमारा जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा है कि अगर हम आपके जो ग्रीन एनर्जी में जो ट्रांजिशन है उसको हम क्विकली नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या है, अभी की जो इकोनॉमी है उसका जो डिमांड है एनर्जी का उसको मीट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर उस मीट को हम डिमांड कर पाए, उसके बाद जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उससे जो हमें हमारी कमाई होगी, जो टेक्नोलॉजिकल आपका अपग्रेडेशन होगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से इसको फेज आउट कर सकते हैं। तो अभी अब अगर कंट्री देखे तो इंडिया क्या है, एक राइजिंग इकोनॉमी है, एक एमर्जिंग इकोनॉमी है। टेक्नोलॉजी भी इमर्ज कर रही है या फिर कैपिटल या फिर ग्रोथ हमारा इमर्ज कर रहा है। अगर हम डेवलप नेशंस को देखें जिसका हिस्टोरिकल इमिशंस काफ़ी ज़्यादा है, लाइक यूरोपियन यूनियन के जो देश है या फिर यूएस जैसे दो देश है, वो भी क्या कर रहे हैं हाल ही में। अभी जैसे यूरोपियन यूनियन जैसे देश क्या करते हैं, कार्बन टैक्स लगाते हैं डेवलपिंग नेशंस के सामान में। लेकिन ईयू जैसी जो आपकी ईयू के जो देश है और यूएसए के बीच में हाल ही में आपका 250 बिलियन का एक डील साइन हुआ है, जिसमें आपका यूरोपियन यूनियन यूएसए से नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड कोल को खरीद रही है। तो इस तरीके के जो डेवलप नेशंस है जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जिससे वो क्या कर सकते हैं, ग्रीन ट्रांजिशन कर सकते हैं, फिर भी वो अपनी एनर्जी को किससे मीट कर रहे हैं, बाई कोल। तो अभी अगर हमारा कंडीशन अगर देखें इंडिया का, तो हम हार्ड रियलिटी ऑफ एनर्जी पॉवर्टी को देख सकते हैं। तो अगर हम अभी
क्विक जो ग्रीन ट्रांजिशन है वो नहीं कर सकते। नो डाउट पंचामृत स्ट्रैटेजी के तहत हम ग्रीन ट्रांजिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसमें हमने जो 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उसका 50% भी हमने ऑलरेडी मीट कर लिया है। लगभग 250 गीगावाट से भी ज़्यादा का जो आपका एनर्जी है वो हमने रिन्यूएबल एनर्जी लाइक आपके विंड हो या फिर सोलर एनर्जी से हार्नेस किया है। लेकिन जो आपकी कोल की रिक्वायरमेंट है उसको हम 2070 तक पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, 2070 तक, जिसमें हमारा गोल है नेट ज़ीरो का। तो उसके लिए अभी के समय पे हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी जो कोल फायर्ड पावर प्लांट है उसमें हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो CO2 का इमिशन है वो रेड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोल प्लांट को बैठा सकते हैं। फिर जो हम कोल फायर करते हैं उसमें हम को फायर कर सकते हैं क्या, किसको, बायोमास को। जिस तरीके से इथेनॉल को मिक्स किया गया है विथ पेट्रोल डीजल, उसी तरीके से क्या है, हम को फायर कर सकते हैं कोल को विथ बायोमास, जिसको ऑलरेडी किया भी गया है, स्विच टू 20% बायोमास। ओके, तो वो हमें इंश्योर करनी काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ हमें आपके जो सोलर पावर है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उन सभी चीज़ों को हार्नेस करना होगा पैरेलली, क्योंकि हम अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स क्लाइमेट गोल उसको भी हमें मीट करना होगा। उसको हम इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, हमें ग्लोबल लेवल पे भी आपकी जो लीडरशिप है वो भी दिखानी होंगी। ओके, बाकी प्रॉब्लम क्या होता है आपके, अगर हम क्या करें, चीपर जो इलेक्ट्रिसिटी, अभी जो कोल फायर्ड पावर प्लांट है उससे चीपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्टिंग कम होता है। लेकिन उसमें अगर हम और नए टेक्नोलॉजी लगाएं तो उससे क्या होगा, कैपिटल ज़्यादा डालना पड़ेगा, और जब कैपिटल ज़्यादा लगेगा तो उससे क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्राइजेस भी बढ़ेंगे। ओके, फिर MSME जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगी उनके ऊपर भी आपका अभी के लिए निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली बात यही है कि हम कोल को अभी आपका फेज आउट नहीं कर सकते, सिर्फ फेज डाउन कर सकते हैं, और ग्रेजुअली हम शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। और जो 2070 तक हम कोल को इस्तेमाल करेंगे, 2070 के तक हमें नेट ज़ीरो करना है, तो 2070 से पहले हमें क्या करना होगा, आपकी न्यू जो टेक्नोलॉजीज है कोल फायर पावर प्लांट पे, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एनर्जी आपके जो मशीन्स है उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। बाकी ध्यान रखिएगा इस आर्टिकल के साथ ही और हमने डिफरेंट चीज़ों को आपके इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, ताकि एग्जाम के लिहाज से आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी रहे। जैसे COP26, ओके, उसमें हमने टारगेट रखा नेट ज़ीरो का 2070, तो ये चीज़ें आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, न्यू दिल्ली पिवोट सीमलेसली अमिड प्रेशर फ्रॉम DC। तो इसमें जो वाशिंगटन DC का जो प्रेशर है और हमारा जो क्लोजनेस आ रहा है विद चाइना, रशिया, देन जो हमने ट्रेड डाइवर्सिफाई करने के लिए जो डील की है विथ इंग्लैंड, उन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है। मुझे ये आर्टिकल अच्छा लगा, इसमें कुछ अच्छे फैक्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस में। ओके, तो इसमें 2024-25 में इंडिया ने चाइना से कितना इंपोर्ट किया है, 101 बिलियन डॉलर, लगभग 102 बिलियन डॉलर है हमने इंपोर्ट किया है, और एक्सपोर्ट कितना किया है, 2.6 बिलियन। तो इसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ, 99.2 बिलियन। और जो बल्क ऑफ गुड्स है जो हम इंपोर्ट करते हैं 101.8 बिलियन का, उसमें जो बल्क प्रोडक्ट्स है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट गुड्स लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल की जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है फॉर एग्जाम्पल, ओके, या फिर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो हम सामान लाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सभी तरह का चीज़ें हम लाते हैं। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है फ्रॉम चाइना टू इंडिया, वो चाइना के अकाउंट में कितना है, 3.48%। तो चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 3.48%, चाइना का ग्लोबल एक्सपोर्ट का हमको इतना एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम चाइना, 3.48%। तो इससे अगर देखें कि अगर चाइना इंडिया का जो ट्रेड है वो अगर ख़राब होता है
ओके, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इंडिया के ऊपर पड़ेगा। इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है उसके ऊपर पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो अभी अगर हम रशिया और चाइना के बीच जो इंडिया का ट्रेड रिलेशन अगर देखें, तो रशिया हमसे प्रॉफिट कमा रहा है थ्रू ऑयल, और चाइना हमसे प्रॉफिट कमा रहा है थ्रू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और हमें ज़रूरत भी है रशिया की और चाइना की। ओके, उसके बाद अगर देखें तो जो रिसेंट विजिट था चाइना का इंडिया में, 18 से 20 तक था चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का, तो उसमें डिफरेंट आपकी डिस्कशन हुई, जैसे नए जो आपके ट्रेड रूट्स है उसको ओपन करना, तो बॉर्डर ट्रेड थ्रू 3 हिमालयन पासेस, फिर डायरेक्ट फ्लाइट को रिज्यूम किया जाएगा जिसको कोविड-19 के समय बंद किया गया था, फिर जो वीज़ा का नॉर्म है स्पेशली जर्नलिस्ट के लिए इजी किया जाएगा, टूरिस्ट के लिए इजी किया जाएगा, और वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा क्योंकि हमारे चाइना के साथ क्या है, बॉर्डर क्लैशेस हैं। ओके, तो अभी हम इसमें देख सकते हैं कि एक स्टेडी प्रोग्रेस देखा जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि हम जो वाशिंगटन डीसी का जो प्रेशर है उसको हम क्या कर रहे हैं, निस्तो नाबूद करने के लिए अपना ट्रेड एनर्जी का जो सेगमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो हम अपना जो ट्रेड टाई है या फिर आपके स्ट्रैटेजिक टाई है उसको सिर्फ यूएसए के साथ अगर अलाइन रखें तो उससे हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो इसीलिए इंडिया इज ब्रॉडनिंग टाइज विथ पार्टनर्स आउटसाइड यूएस ऑर्बिट। तो फॉर एग्जांपल चाइना के साथ रिलेशन को अभी काफ़ी ठीक करना, या फिर रशिया के साथ जो रिलेशन ऑलरेडी ठीक है, देन यूनाइटेड किंगडम के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना। तो इन सभी चीज़ों को हम मेंस में जिक्र कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा यूएस के ओरिएंटेशन में नहीं रहना है, यूएस अलाइंड नहीं होना है, क्योंकि जब एक देश के साथ अलाइंड रहते हैं तो वो जब कोई प्रेशर क्रिएट करता है तो उससे हमारे इकोनॉमी में, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन में शॉक वेव्स आती है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। तो हाल ही में आप देख सकते हैं इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। नो डाउट काफ़ी चैलेंजेस है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी सही है। इसी के साथ अगर और एक चीज़ आप देखें, जो यूएसए का दोगलापन है उसको भी इसमें दिखाया गया है कि जो यूएस है वो रशिया से ऑयल परचेस करने की वजह से हमारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा प्लिनरी टैरिफ लगा रही है। देखिए, खुद का अगर उनका रशिया और यूएस का ट्रेड देखे तो वो 20% तक बढ़ चुका है। टोटल रशिया यूएस ट्रेड हैज़ ग्रोन बाय 20%। तो ये एक क्या है, डबल स्टैंडर्ड हम इसमें देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें अर्थात इंडिया को इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है यूएसए का जो भी सैंक्शंस है उसको लेके। उस तरीके की चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, क्योंकि हम अगर डाइवर्सिफाई करते हैं तो यूएस खुद ही अपने औकात में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएस को भी इंडिया की ज़रूरत है। यूएस के प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं, हमारे जो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूएसए में जाते हैं, सस्ते दामों में जाते हैं, तो इससे यूएस को भी फ़ायदा होता है। ओके, तो वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इसके साथ और क्या मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में कि हमें क्या करना है, अपना जो आत्मनिर्भर भारत का गोल है उसको आगे बढ़ाना है, ताकि इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसको इंटैक्ट रखी जा सके। जो ग्लोबल लेवल में वल्नरेबिलिटी है, जो वोलेटिलिटी है, उसके वजह से हमें हमारे देश के अंदर प्रेशर नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम डिफरेंट सेगमेंट में अपना जो इंटरनल कैपेसिटी है उसको बिल्ड करें, वो चाहे एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज सेक्टर में हो, या फिर डिफेंस सेगमेंट में हो। तो डिफेंस के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है कि हमने अपना जो डिफेंस स्पेंडिंग है, जीडीपी का लगभग 1.9% हम खर्च करते हैं डिफेंस में, और बजट का लगभग 13.4% हम खर्च करते हैं। और हाल ही में जो फिगर है खर्च किया जाने वाला फिगर, वो है 6,80,00,000 के लगभग है ये। तो इसमें ध्यान किस में दिया जा रहा है? डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, ताकि हम डिफेंस को मॉडर्नाइज करें और इंडिजेनियस प्रोक्योरमेंट हो, ना कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करें, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा आपकी रशिया, यूएस, फ्रांस इनसे होती है, तो उसमें भी एक वल्नरेबिलिटी बना रहता है। तो हमें सेल्फ रिलायंस में पुश करना काफ़ी ज़रूरी है। और आने वाले समय पे हमें जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको 2.5 से 3% तक बढ़ाना है, जिसको पहले भी डिफरेंट कमेटी ने सजेशन दिया है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब देश क्या होता है स्ट्रैटेजिकली, मिलिट्रीली, आपके नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, ये जब मॉडर्नाइज रहती है और जब हार्ड पावर एक देश के पास रहता है तो दूसरे देश क्या करते हैं, हमसे बार्गेन करना चाहते हैं, नहीं तो वो हमें इज्जत नहीं करना चाहते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं।
तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है और वो सारे सेगमेंट में बनना है। उसके लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, PLI इनिशिएटिव, इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, न्यू दिल्ली, इट मीन्स हमारी देश की जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि US के प्रेशर को हम क्या कर सके, आपके डाइवर्ट कर सके बाय टेकिंग दिस शॉर्ट ऑफ मेजर्स। तो ये सभी चीज़ें क्या है, प्रीलिम्स से नहीं, स्पेशली मेंस में पूछी जा सकती है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। बाकी इसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से, कौन से डायमेंशन से आप कौन सी चीज़ें लिखेंगे, सभी चीज़ें इसमें है। एक बार आप पढ़ेंगे खुद से तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है क्लॉक कॉलिंग टाइम ऑन नेविक, इसरो नाउ बिल्डिंग इंडिजीनियस डिवाइसेस। तो अभी इसमें क्या है, हाल ही में इसरो ने ये चीज़ें बयां की है कि इसरो जो है वो लॉन्च करने वाला है एटलीस्ट 3 सैटेलाइट बिफोर 2026 के एंड तक, ताकि हमारा जो नेविक है, तो नेविक क्या है, जिस तरीके से USA का GPS है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसी तरीके से हमारा खुद का नेविक है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन सिस्टम। ओके, तो इसी कॉन्स्टिलेशन सिस्टम में क्या है, डिफरेंट आपकी जो सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी थी, उसमें से कई सैटेलाइट आपके डिफंक्ट हो चुके हैं। तो इसको फिर से फंक्शन में लाने के लिए इसमें और सैटेलाइट्स जो है उसको ऐड किए जाएंगे। तो टोटल 3 सैटेलाइट्स ऐड होने हैं बाय 2026। तो इसमें नेविक क्या है, नेविक का फुल फॉर्म आपने देखा ही है, इंडियन नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो ये इंडिया का GPS है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो आपके जो सैटेलाइट होते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए या फिर इंडिया के सराउंडिंग को पोजीशन करने के लिए, तो उसमें इंडिजीनियस जो क्लॉकिंग सिस्टम होता है, तो पहले जो क्लॉकिंग सिस्टम थे वो हमने इंपोर्ट किए थे, तो अभी इसमें जो क्लॉकिंग सिस्टम है, तो क्लॉकिंग सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम सही समय पे सही लोकेशंस का जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इंडिजीनियस क्लॉक को डेवलपमेंट करने की बात इसमें कही गई है, तो ताकि हाई प्रिसीजन क्लॉक्स को डेवलप किया जा सके, क्योंकि हर सैटेलाइट में 3 सैटेलाइट में टोटल 15 क्लॉक लगेंगे, 5 फॉर एवरी सैटेलाइट, जो क्या करेगा, एक्यूरेट आपको टाइमिंग एज वेल एज लोकेशंस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये आपका इस्तेमाल किस सेगमेंट में होगा, सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही पर्पस से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले जो आपका लॉन्च किया गया था 2013 में, उसमें 9 सैटेलाइट्स थे। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। 9 सैटेलाइट थे, उसमें से 8 आपके जो इंटेंडेड ऑर्बिट है उसमें पहुंच गया, और लास्ट जो सैटेलाइट था IRNSS-1I, ये आपके लॉन्च किया गया था 2018 में। तो अभी अगर आप दूसरे देशों का जो पोजीशनिंग सिस्टम है उसका भी इसमें नाम देख लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जैसे ग्लोनोस है रशिया का, चाइना का है बाइडियो, फिर अमेरिका का है GPS, यूरोपियन का है गैलीलियो। तो इन सभी चीज़ों को मैच करने दिया जा सकता है। और इंडिया का जो नेविक है उसका जो आपका रेडियस है, कितना रेडियस को कवर करता है, लगभग 1500 किलोमीटर को कवर करता है। ओके, बाकी इससे क्या होगा, आपका जो नेविक है इससे जो हमारा सेल्फ रिलायंस है इन टेक्नोलॉजी, इन पोजीशनिंग, इसका जो इस्तेमाल रहेगा मिलिट्री में, सिविलियन पर्पस से, उन सभी चीज़ों में ये मदद करेगा। इसी के साथ क्या है, जो स्पेस की इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा, जो ग्लोबल स्टेचर है वो भी बढ़ेगा। अगर हम इसको अच्छी तरीके से फंक्शनल तरीके से आपका इसको वर्क करवा सकते हैं, तो जो डिफरेंट ग्लोबल साउथ के नेशन है उनको भी हम सैटेलाइट का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उनके भी जो सैटेलाइट है उनको भी हम लॉन्च करके दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो अभी इसका थोड़ा अगर बैकग्राउंड इसमें लिखा गया है, 1999 में जब कारगिल वार था, तब USA ने हमें जो GPS है उसको देने से मना कर दिया था। तो उस समय हमें इजराइल ने मदद किया था। ओके, तो उसके बाद ही हमने ये फील किया कि टेक्नोलॉजी में सोवरेन होना, इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंट होना कितना ज़रूरी है। और उसी के बाद इंडिया ने क्या किया, ये लेसन लिया और इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो हमने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रहा इसका बैकग्राउंड। ओके, नेक्स्ट है वाई इंडिया जेट इंजन स्टिल हैज़ नॉट टेक ऑफ। तो इसमें स्पेशली जो इंडिया के जेट इंजन का डेवलपमेंट है उसको लेके चर्चा की गई है, क्योंकि अभी तक हम क्या है, जेट इंजन में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। तो इसमें आपके एक पुराना प्रोग्राम लिया गया था। ओके, तो उसको इसमें जिक्र किया गया है। पहले तो हाल ही में जो हमने 79th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया, उस सेलिब्रेशन के दौरान लाल किले से हमारे ऑनरेबल PM साहब ने जेट इंजन के सेगमेंट में आत्मनिर्भर बनने की बातें कही थी। तो उसी
उसी का आपका इसमें रेफरेंस देते हुए जो हमारा पहले एक मिशन था, एम्बिशियस लॉन्च ऑफ द कावेरी इंजन प्रोग्राम इन 1986। तो जो कावेरी प्रोग्राम था 1986 में, तो वो लॉन्च तो हुआ था लेकिन वो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाया उसका जो रीज़न है उसको इसमें मेंशन किया गया है। तो ये जो आपका जेट इंजन का डेवलपमेंट है इसको किया जा रहा है बाय डीआरडीओ एंड जीटीआरई। ओके, तो ये जीटीआरई जो है ये डीआरडीओ का ही एक विंग है। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, आपके जो इंडिया का इंडिजीनियस जेट इंजन है उसको डेवलप कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, जो फाइटर प्लेन्स है उनको बना सके। तो अभी इसके बनाने में सबसे पहला जो नंबर 1 हर्डल है वो है आपका जो बजटरी एलोकेशन है। दूसरा जो हर्डल है वो है पॉलिटिकल विल का। तीसरा जो हर्डल है वो है आपका जो बाबूडम है, या फिर आप जो कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल इसमें मेंशन किया है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो चीज़ों को जब तक आपकी अप्रूव करती है तब तक क्या हो जाता है, जो प्रोग्राम लिया गया था उसका जो कॉस्टिंग था वो बढ़ के काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता है। तो इसमें वही चीज़ें इसमें मेंशन की है कि आपका जो कावेरी जेट इंजन का प्रोग्राम था 382 करोड़ का था, लेकिन वो उसको अप्रूवल ये सभी चीज़ों में लेट होने की वजह से ये 2004 तक 1300 करोड़ का हो गया। उसके बाद ये 2000 करोड़ का हो गया बाई 2014, क्योंकि समय के साथ चीज़ों की इन्फ्लेशन होती रहती है। तो उससे क्या होता है, आपका प्रोग्राम को सही समय पे अगर ना लिया जाए तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसमें एक आपका पॉलिटिकल विल देखा, दूसरा जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके जो चैलेंज है वो देखा, तीसरा आपका जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है वो देखा, चौथा आपकी जो हमारे देश में क्या है, जेट इंजन की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। जेट इंजन को बनाने के बाद टेस्टिंग करने के लिए हमें रशिया को भेजना पड़ता है। फिर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो उसकी कमी है। फिर जो जेट इंजन के लिए डिफरेंट जो आपके रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए, लाइक जो डिफरेंट क्रिटिकल मिनरल्स हो, उन सभी चीज़ों की क्या है, कमी है। तो उन सभी कमी को हमें दूर करना होगा, क्योंकि डिफेंस सेगमेंट में हमने जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का प्लान लिया है उसको आगे बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम स्ट्रैटेजिकली अपने देश का जो सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन कर सके। और इसी के साथ हम इसको इकोनॉमिक के लिहाज से देखें तो डिफरेंट नेशंस में भारत के द्वारा निर्मित जो जेट फाइटर्स है उसको हम ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो उससे इकोनॉमी का भी बूस्ट होगा और इंडिया का जो ग्लोबल स्टेचर है वो भी बढ़ेगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है क्विक ट्रायल्स अ बेटर वे टू टैकल करप्शन देन 30 डे शॉर्टकट। तो इस आर्टिकल में हाल ही में जो आपका 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसमें आपका इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस भी आपके पीएम सीएम और अदर मिनिस्टर उनके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस, करप्शन का चार्जेस लगता है और उसके वजह से वो अगर 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहते हैं, पुलिस कस्टडी में रहते हैं, तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये अभी क्या कर रहा है, इसमें मेंशन किया गया है कि पीएम को तो आपका टर्मिनेट करना बहुत दूर की बात है, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेंगी, ईडी हो या सीबीआई हो, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है। तो ये जो आपका बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 113 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये फेडरलिज्म के ऊपर क्या है, आपका एक चोट है। ये फेडरलिज्म को डाइल्यूट कर रही है और सेंट्रल टेंडेंसीज को बढ़ा रही है। सेकेंडली, ये अपोजिशन पार्टी को टारगेट कर रही है। ओके, थर्डली, ये आपके जो हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो आपका डिवीजन ऑफ पावर है, उसको डाइल्यूट कर रही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को वायलेट कर रही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट कर रही है। तो इन तरीके के जो वायलेशन है उसका इसमें जिक्र किया गया है। तो क्यों ना हम क्या करें, आपके 30 डे का शॉर्टकट ना लेके अगर कोई मिनिस्टर्स के ऊपर कोई चार्जेस लगता है तो उसके लिए क्विक ट्रायल किया जाना चाहिए। अगर क्विक ट्रायल होता है और दोषी पाए जाते हैं तो उनको हटाना तो ज़रूरी है, तब क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगा, करप्शन कम कर सकेंगे, क्रिमिनलाइजेशन कम होगा। लेकिन इस तरीके का 30 डे का शॉर्टकट अगर लेते हैं तो इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फिर प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सभी चीज़ें वायलेट होगी। इसी के साथ जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो भी वायलेट होगा कि विदाउट एनी कन्विक्शन, विदाउट एनी ट्रायल, ओके, 30 डे में किसी को आपका
पद से हटा दिया जाएगा। और ये डेमोक्रेसी के साथ भी क्या होगा, आपका डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल के ऊपर भी चोट होगा, क्योंकि जो लीडर को हटाया जाएगा वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर होगा। तो जो भी करना है विथ ड्यू प्रोसेस करना है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फास्ट पेस पे ट्रायल को चला सकते हैं। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ बंगाली वुमेन रेवोल्यूशनरी। तो इसमें बंगाली जो वुमेन रेवोल्यूशनरी है उन्हीं के साथ और डिफरेंट जो अदर रेवोल्यूशनरी है हम उनके बारे में जिक्र कर सकते हैं। तो जब भी हमारे देश में क्या होती है, हम बातचीत करते हैं अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में या फिर डिफरेंट लीडर के बारे में, तो उनमें हम क्या करते हैं, सिर्फ जो टॉल एंड प्रोमिनेंट लीडर होते हैं वो भी सिर्फ जो मेल डोमिनेटेड फिगर होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। जबकि क्या है, आपके डिफरेंट जो आपकी प्रोमिनेंट वुमेन लीडर है उन्होंने भी खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके तो उसमें आप डिफरेंट नाम का इसमें जिक्र किया गया है, चाहे आपका कल्पना दत्त जी हो, बीना दास जी हो, ओके, फिर कमला दास गुप्ता जी हो। तो इन जो आपकी महिलाओं ने फ्रीडम स्ट्रगल में, तो इन्होंने दो तरह का स्ट्रगल किया था। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल पावर, एंड सेकंड आपके देश के अंदर जो पैट्रियार्की है उसके अगेंस्ट। और इसमें इन्होंने क्या किया, एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, फिर भी इनका जो नाम है वो हमेशा पीछे ही रहता है। तो उसी चीज़ को इसमें क्रिटिसाइज किया है कि जो आपकी हिस्ट्री है या फिर जो भी डिस्कशन है, जो भी इंटरप्रिटेशन है, वो उसमें भी क्या है, पैट्रियार्की दिखाई पड़ती है, एक मेल डोमिनेशन दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए वुमेन को भी फोर फ्रंट में लाना, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनको भी सराहना काफ़ी ज़रूरी है। वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें आपके वुमेन ने किस तरीके से रेवोल्यूशनरी लीडरशिप दिया था, ओके, सूर्य सेन जी के साथ। उसके बाद सेकेंडली किस तरीके से एजुकेशन सेगमेंट में आपके रेवोल्यूशन लाया था, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इंक्लूडिंग क्विट इंडिया जो मूवमेंट थी उसमें किस तरीके से आपके रोल प्ले किया गया था, ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल और वुमेन रेवोल्यूशनरी उनके बारे में पूछा जा सकता है मेंस में, और प्रीलिम्स में इनके नाम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है औरोबिंदो द फादर ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। तो अभी हम जब लाल बाल पाल जी के बारे में पढ़ते हैं स्वदेशी मूवमेंट के समय पे, तो उन्हीं के साथ और एक चौथे लीडर आते हैं आपके औरोबिंदो साहब। तो अभी औरोबिंदो साहब ने क्या किया था, जो आपकी पॉलिटिकल नेशनलिज्म है उसके बारे में तो कहा ही था, लेकिन पॉलिटिकल नेशनलिज्म को उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उनके हिसाब से जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म है जिसके तहत हमें आज़ादी तो मिलेगी ही और आज़ादी मिलना लाजमी है, लेकिन जो आज़ादी है सिर्फ हम, जो फ्रीडम हमें मिलेगा उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस हमें आगे बढ़ने के लिए जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है, जो हमारे देश का जो आपका जो प्रिंसिपल है, जैसे सनातनी जो प्रिंसिपल है, फिर जो धर्म है, धर्म मीन्स रूल बेस्ड ऑर्डर, तो इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर इम्बाइव करना पड़ेगा। और जो पूरा ग्लोब है उसको हमें इमेंसिपेट करवाना पड़ेगा। इमेंसिपेशन किससे, आपके जो हेट है, जो ग्रीड है, उन सभी चीज़ों से, जो कंज्यूमरिज्म है, वो जो माइंडलेस कंज्यूमरिज्म है, तो इन सभी चीज़ों से हमें पूरे देश को, देश के साथ ही पूरे विश्व को आज़ाद करना ज़रूरी रहेगा। तो उन्होंने स्पेशली स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के बारे में कहा था। तो अभी जो आपकी पॉलिटिकल नेशनलिज्म है, ओके, उसको अगर हम एक मटेरियल सेंस में देखें तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म जो क्या है वो इमटेरियल है। वो मटेरियल जो हम चीज़ें हासिल करते हैं उससे भी ऊपर आपके डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में बात करता है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात करता है, यूनिवर्सल यूनिटी के बारे में बात करता है, ह्यूमैनिटी के बारे में बात करता है, कोऑपरेशन के बारे में बात करता है इंस्टीड ऑफ कंपटीशन। तो आज के समय पे हम जो देख रहे हैं ग्लोबल लेवल में जो कन्फ्लिक्ट है या फिर देश के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट है, उन सभी चीज़ों को हम किस तरीके से आपका ख़त्म कर सकते हैं, बाय ब्रिंगिंग स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, बाय ब्रिंगिंग अवेकनिंग इन पीपल्स माइंड। तो पीपल को क्या होना पड़ेगा, पहले तो अपने अंदर प्रोग्रेस लानी होगी, अपने अंदर डिसिप्लिन, हार्मोनी लाना होगा, हायर कॉन्शियसनेस को डेवलप करना होगा। तो विदाउट हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्या नहीं कर सकते हैं, आउटर रिफॉर्म्स को हम
नहीं ला सकते हैं। तो हमारे मन के अंदर से जो हेट है, ग्रीड है, डिसहार्मोनी है, उसको हटाना पड़ेगा और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल कोऑपरेशन को एंश्योर करना पड़ेगा। तभी हमारा जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयतावाद है, वो सक्सेसफुल होगा। तो पॉलिटिकल नेशनलिज्म जो है वो इसकी शुरुआती पॉइंट है और इसका एंड गोल क्या है? स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। तो इसीलिए औरोबिंदो साहब के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के बारे में उन्होंने जिक्र की थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शायद ये लास्ट आर्टिकल है, यस। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी मैंने ध्यान रखिएगा मार्क किया है, आप इसको पॉज करके भी पूरा आर्टिकल को थोड़ा आपको क्वालिटी वीडियो का बढ़ाना पड़ेगा, उससे आप लिख सकते हैं चीज़ों को। ओके, तो इसमें और जैसे हमारे आइडियाज़ है ना, वासुदेवा कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये क्या बताता है? इंडिया का जो स्पिरिचुअलिज्म है, इंडिया का जो आपका उपनिषद का नॉलेज है, जैसे आपका माहे उपनिषद से ये लिया गया है वासुदेवा कुटुंबकम, जैसे सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो जो हमारी उपनिषदिक फिलॉसफी है, जो हमारा धर्म का फिलॉसफी है, तो धर्म का मतलब, धर्म कौन से टर्म से आया है? ध्री का मतलब क्या है? धारण करना। क्या धारण करना? अच्छे गुण को धारण करना, मानव गुण जो है उनको धारण करना, और पूरे वर्ल्ड का जो इमांसिपेशन है उसको, उसका आपका कोशिश करना। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।